तो प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी को मेरी तरफ से हार्दिक अभिनंदन, सभी को प्यार। और एक बार मैं फिर से कॉस्मोस क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको पता है, अपन अर्थमेटिक का बहुत ही दमदार, या फिर ऐसे समझ लीजिए अर्थमेटिक की जिसे हर्ट बोला जाता है, परसेंटेज वाला चैप्टर अपन पढ़ रहे हैं। और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको उसमें डिस्कस करवा चुका हूं। अलग अलग कॉन्सेप्ट पर बेस्ड अपन क्वेश्चंस कर रहे हैं। टाइप बना बना के मैं आपको पढ़ा रहा हूं, और हर टाइप में भी आपको बेहतरीन से बेहतरीन सवाल मैं आपको करवा रहा हूं। तो चलिए, आज अपन एक नया कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे और उसी पर रिलेटेड अपन कुछ सवाल करेंगे। तो पहले तो दोस्त मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूं, देखना। अच्छा, मुझे एक बात बताइए दोस्त, खर्चा एक्सपेंडिचर बराबर होता है, खर्चा बराबर होता है रेट इनटू कंजप्शन। मान लीजिए दोस्त, मुझे 10 किलो आलू खरीदने हैं और आलू की रेट यदि 20 रुपए किलो है, 20 रुपए पर केजी है, तो मुझे दोस्त खर्चा 200 रुपए का करना पड़ेगा। अच्छा दोस्त, मैं खर्चा 200 का ही करना चाहता हूं। मान लीजिए मेरा खर्चा फिक्स है दोस्त, 200 रुपए का मेरा खर्चा है। मैं पहले भी 200 के ही आलू खरीदता था, अब भी 200 के ही आलू खरीदता हूं। और मान लीजिए रेट महंगी या सस्ती हो जाती है, तो उसी के हिसाब से आलू कम या ज्यादा आएंगे। मान लो मेरा खर्चा दोस्त 200 ही है, आलू की रेट मान लीजिए दोस्त 25 रुपए किलो हो गई। तो अब आप मुझे बताइए, 25 की गुणा मैं किससे करूं कि 200 आ जाए? आप बोलोगे जी 8 से गुणा करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हो गया दोस्त, यदि मेरा खर्चा फिक्स है तो यदि रेट बढ़ती है तो कंजप्शन घट जाएगा, और रेट घटती है तो कंजप्शन बढ़ जाएगा। यदि कोई चीज फिक्स है तो एक बात और समझने की है। आप मुझे बताइए, यदि मैं रेट में अनुपात निकालता हूं दोस्त, तो आप मुझे बताइए, रेट का अनुपात है 20 से 4, 5 से काटोगे 4:5, ये रेट का अनुपात है। और यदि मैं खर्चे का अनुपात निकालता हूं दोस्त, तो 5:4 आए। इसका मतलब एक बात आपको क्या समझनी है, जब भी खर्चा फिक्स है या कोई भी चीज फिक्स है, जैसे सवाल में खर्चा फिक्स है, तो खर्चा फिक्स होने पर रेट जिस अनुपात में बढ़ेगी, कंजप्शन उसके अपोजिट अनुपात में कम हो जाएगा। रेट यदि 4 से 5 हो रही है तो कंजप्शन 5 से 4 होगा। ये कॉन्सेप्ट दोस्त तभी अप्लाई करेंगे जब कोई चीज फिक्स होगी और वो चीज दो चीजों का मल्टीप्लाई होगी। तो चलिए, सवाल से आप इस बात को और बेहतर तरीके से समझ पाओगे। तो आज का सवाल पहला आपकी स्क्रीन पर मैं लाता हूं। तो दोस्त, अब मैं 4-5 सवाल लगातार इसी कॉन्सेप्ट पर बताने जा रहा हूं, जिसमें दो चीजों का मल्टीप्लिकेशन फिक्स होता है। जैसा आप एक सवाल पढ़िए दोस्त, इस सवाल को करने का एक बेहतरीन तरीका मैं आपको बताता हूँ। ये मिश्रण वाले सवाल आपने मिश्रण के चैप्टर में भी देखे होंगे। कुछ लोग इसको रेशो से करते हैं, कुछ एलिगेशन से करते हैं, कुछ बेसिक से करते हैं। मैं आपको बेहतरीन कॉन्सेप्ट से इस सवाल को करना बता रहा हूँ। एक घोल में 15% नमक है। आपको पता है, एक घोल है जिसमें नमक और पानी मिला हुआ है, उसमें 15% नमक है। आपसे कह रहा है, यदि 30 किलो पानी इसमें से उड़ा दिया जाता है तो नमक की मात्रा 20% रह जाती है। तो आपसे पूछ रहा है कि प्रारंभ में टोटल कितना मिश्रण था। अच्छा, मुझे एक बात बताइए दोस्त, किसी मिश्रण को यदि मैं गर्म करता हूं तो क्या उसमें से उड़ेगा? आप बोलोगे साहब उसमें से केवल पानी उड़ेगा या नमक उड़ जाएगा। नमक नहीं उड़ेगा। तो नमक की क्वांटिटी फिक्स रहेगी। जितना किलो नमक पहले था उतना ही किलो नमक अब रहेगा। आपको ये चीज देखनी है सवाल में कि क्या चीज फिक्स होती है। तो मैंने देख लिया इस सवाल में कि नमक की मात्रा फिक्स रहेगी। देखना जी, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, नमक की मात्रा फिक्स रहेगी। और दोस्त मैं आपसे पूछूं, नमक की जो मात्रा होगी उसको कैसे निकालेंगे? जितनी टोटल मात्रा है, जितना टोटल मिश्रण है, उसमें नमक का प्रतिशत कितना है। जैसे मान लो दोस्त, मेरे पास 100 किलो मिश्रण है और उसमें 20% नमक है, तो 100 किलो का 20% 20 किलो नमक हो गया। तो नमक की मात्रा दो चीजों पे डिपेंड करेगी, दो चीजों के मल्टीप्लाई पे डिपेंड करेगी, टोटल मात्रा और नमक का प्रतिशत। अब आपको पता है दोस्त, नमक की मात्रा पानी को गर्म करने से पहले जितनी थी, गर्म करने के बाद भी उतनी रहेगी, ये फिक्स रहेगी। तो आप मुझे एक बात बताइए दोस्त, नमक की जो प्रतिशत मात्रा है, और आपको पता है दोस्त, जब कोई चीज फिक्स है और वो दो चीजों का मल्टीप्लाई है, तो ये जिस अनुपात में बदलेगी
ये उसके उल्टे अनुपात में बदलेगी। आपसे कह रहा है दोस्त नमक 15% से 20% हो गया, तो आप ही मुझे एक बात बताइए दोस्त, मैं नीचे लिख देता हूँ। नमक की जो मात्रा है दोस्त वो 15% से 20% हो गई, तो ये किस अनुपात में बदली? ये बदली 3:4 में। तो दोस्तों टोटल क्वांटिटी है वो 4:3 में बदलेगी। सीधी सी बात है, अपोजिट होगा। अब आप मुझे एक बात बताइए दोस्त, मैंने कितनी क्वांटिटी उड़ाई है टोटल मिश्रण की? आप बोलोगे जी 30 किलो उड़ाई है, यहाँ पे 1 यूनिट आ रहा है, 1 यूनिट की वैल्यू सवाल में 30 किलो है। तो आप मुझे बताइए दोस्त, प्रारंभिक मात्रा तो 4 यूनिट थी, 1 यूनिट 30 के बराबर है, तो 4 यूनिट 120 किलो के बराबर होगा। इसका मतलब शुरू में टोटल जो मिश्रण था दोस्त वो 120 किलो था। पूछे अब कितना रह गया? तो 30 किलो उड़ गया, अब रह गया दोस्त 90 किलो। तो ए ऑप्शन अपना आंसर होगा। तो मैंने इस सवाल के थ्रू आपको इस कॉन्सेप्ट का बेहतर यूज बताया। तो चलिए अपन कुछ और सवाल लेते हैं जिससे आप चीजों को और बेहतर तरीके से समझ सको। तो अगला सवाल दोस्त आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। तो दोस्त सवाल नंबर 25 इस चैप्टर का आपके सामने आ चुका है। आपने देखा होगा ताजा फल और सूखे फल का सवाल बड़ा फेमस है, काफी रिपीटेड सवाल है ये, और डेटा को चेंज कर करके हर बार ये पेपर में आता है। जैसे आपने देखा होगा दोस्त किशमिश होती है और अंगूर होता है। अंगूर को अपन शुरू में लाते हैं तो उसमें पानी रहता है, लेकिन जब अपन अंगूर को धूप में सुखा देते हैं तो उसकी किशमिश बन जाती है। ऐसे ही अदरक होती है, अदरक को यदि धूप में सुखा देते हैं तो सॉल्ट बन जाती है, पानी उड़ जाता है। उसी टाइप का ये सवाल है। ताजा फलों में दोस्त 68% पानी है और सूखे फलों में 20% पानी है। तो 55 किलो ताजा फलों से मैं कितने किलो सूखे फल प्राप्त कर सकता हूँ? मुझे एक बात बताइए दोस्त, यदि फल को मैं धूप में रखूंगा तो उसमें से अंदर का फल उड़ेगा या पानी उड़ेगा? आप बोलोगे साहब पानी उड़ेगा, फल की मात्रा वही रहेगी। तो जो चीज फिक्स है पहले उसको पकड़ो, फल की मात्रा फिक्स रहेगी। तो सवाल में आप देख रहे हो जो फ्रूट की मात्रा है वो फिक्स रहेगी, और फ्रूट की जो मात्रा होगी वो होगी टोटल क्वांटिटी इनटू प्रतिशत फ्रूट की मात्रा। अब आप मुझे एक बात बताइए, शुरू में दोस्त 68% पानी था, तो फ्रूट होगा दोस्त 32%, और अब 20% पानी रह गया, तो फ्रूट हो गया दोस्त 80%। यदि मैं रेशो निकालता हूँ 16 दूना 32, 16 पंजा 80, तो फ्रूट की मात्रा 2 से 5 हो रही है। तो आप मुझे बताइए टोटल क्वांटिटी जो होगी वो 5 से 2 होगी। रेशो अपोजिट होगा दोस्त। अब आप मुझे बताइए शुरू में टोटल क्वांटिटी 55 केजी है, 5 की वैल्यू 55 है, तो दोस्त 2 की वैल्यू 22 केजी होगी। इसका मतलब ये हो गया दोस्त, यदि मैं 55 किलो फलों को धूप में सुखाता हूं तो उनसे जो सूखे फल प्राप्त होंगे मुझे वो 22 किलो होंगे। तो दोस्त ये इन सवालों को करने की मैंने बेस्ट अप्रोच आपको बताई है। तरीके आपको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन किस तरीके से अपन जल्दी मंजिल तक पहुंचेंगे वो चीज मैंने आपको बताई। तो चलिए अपन अगला सवाल और लेते हैं। जैसे दोस्त आपने इनकम टैक्स वाले सवाल देखे होंगे, तो आप चाहते हो तो इनकम टैक्स के सवालों में भी इस कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हो, जैसे मैं आपको बताता हूँ। लेकिन दोस्त कॉन्सेप्ट यूज तभी होगा जब कोई ना कोई चीज फिक्स होगी और वो दो चीजों का मल्टीप्लाई होगी। एक व्यक्ति की आय 1800 रुपये बढ़ जाती है, लेकिन इनकम टैक्स 18% से कम होकर 15% रह जाता है, और दोनों ही स्थितियों में 29.95% आय टैक्स फ्री है उसकी, इतने परसेंट इनकम पे वो टैक्स नहीं देता है। तो आपसे ये पूछ रहा है कि प्रारंभिक आय बताइए। अच्छा एक बात और लिख रखी है इसमें, इनकम ऑफ ए मैन इज इंक्रीज्ड बाई 1800 एंड पेएबल टैक्स इज डिक्रीजेज फ्रॉम 18% एंड 15%। और अच्छा लेकिन एक लाइन इसमें मिसिंग है दोस्त, वो दोनों ही परिस्थितियों में एक लाइन इसमें मिसिंग है। आप मुझे बताइए उसकी आय 1800 रुपये बढ़ जाती है और इनकम टैक्स रेट है वो 18% से घट के 15% हो जाती है, लेकिन वो दोनों ही परिस्थितियों में बराबर टैक्स देता है, ये लाइन इसमें मिसिंग है। तो याद रखना दोस्त, दोनों ही परिस्थितियों में उसने बराबर टैक्स दिया, इनकम बढ़ने से पहले भी, इनकम बढ़ने के बाद भी। तो बहुत ध्यान से समझना, टैक्स सेम है,
क्वेश्चन नंबर 26 है, इसमें एक लाइन मिसिंग है दोस्त, इनकम टैक्स जो है वो सेम है। अच्छा मुझे एक बात बताइए दोस्त, इनकम टैक्स कैसे निकालते हैं? तो आप बोलोगे साहब टोटल इनकम जितनी है और इनकम टैक्स कितना परसेंट है, इनकम टैक्स कितना परसेंट है। मान लीजिए मैं 10,000 रुपये कमाता हूं और 10% टैक्स दे देता हूं, तो 1,000 रुपये का इनकम टैक्स मैं दूंगा। अब सवाल आपसे कह रहा है दोस्त, इनकम टैक्स की जो रेट है वो 18% से घट के 15% हो जाती। तो मैं आपसे पूछूं दोस्त, ये 6 से 5 हो रही है, तो जो टोटल इनकम होगी वो 5 से 6 हुई होगी। इसका मतलब आप मुझे बताइए उसकी इनकम बड़ी कितनी है, एक, और एक की वैल्यू सवाल में 1800 है। ये 29.95 का यूज कोई भी नहीं है। आप मुझे बताइए पहले भी वो 29.95% इनकम पे टैक्स नहीं देता था, अब भी नहीं देता है, ये तो दोनों जगह सेम है, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आप मुझे बताइए उसकी इनकम 1 यूनिट का मतलब 1800 रुपये बढ़ी, तो 5 यूनिट का मतलब 18×5 90। उसकी प्रारंभिक जो आय थी दोस्त वो 9,000 थी, पूछ ले अब कितनी हो गई, तो 1800 रुपये में जोड़ दूंगा 10,800 हो गई। तो ये इस कॉन्सेप्ट का यूज मैंने आपको बताया कि इनकम वाले सवाल में कैसे करते हैं। लेकिन याद रखना दोस्त, दोनों ही जगह उसका जो टैक्स इनकम टैक्स था वो सेम था। ये सवाल, ये लाइन इस सवाल में मिसिंग है, आप थोड़ा इसका ध्यान रखना कि जितना टैक्स उसने पहले पे किया उतना ही टैक्स उसने अब पे किया, तभी ये सवाल बनेगा। चलिए मैं आपको एक ऐसा सवाल करवाता हूं जिसमें हर चीज अलग अलग होगी, इनकम टैक्स की रेट भी अलग अलग होगी और टोटल इनकम भी अलग अलग होगी और टोटल इनकम टैक्स का अमाउंट भी अलग अलग होगा। तब इस कॉन्सेप्ट को अपन कैसे यूज करेंगे? मान लो इसमें तो इनकम टैक्स सेम था, यदि यही अलग अलग हो जाए तो इस कॉन्सेप्ट का यूज में कैसे करेंगे? इनकम टैक्स को सेम करके, सेम बना के इस कॉन्सेप्ट का अपन यूज करेंगे। तो चलिए मैं सवाल लेता हूं जिससे आप चीजों को और बेहतर तरीके से समझ पाओ। तो देखिए दोस्त, एक सवाल आपकी स्क्रीन पे खुल चुका है। एक व्यक्ति की आय 3,000 रुपये कम हो जाती है, उसकी इनकम 3,000 रुपये घट गई और इनकम टैक्स की दर बढ़ गई, 15% से 18% हो गई। और जो वो इनकम टैक्स पे करता है, पहले जो जितना करता था और अब जितना इनकम टैक्स पे करता है, उसका जो रेशो है वो 3:2 है। तो उसकी प्रारंभिक इनकम बताइए। अभी मैंने आपको दोस्त जो कॉन्सेप्ट बताया था कि जो इनकम टैक्स होता है वो होता है दोस्त टोटल इनकम इंटू टैक्स परसेंट। लेकिन आप मुझे बताइए कॉन्सेप्ट यूज तभी होता है जब इनकम टैक्स फिक्स है। लेकिन सवाल तो कह रहा है कि जो उसने इनकम टैक्स पे किया वो 3:2 में किया, जो इनकम टैक्स का रेशो है वो 3:2 का है। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए दोस्त, मुझे तो इनकम टैक्स को सेम रखना है, तभी जाके मैं कॉन्सेप्ट यूज करूंगा। तो यदि मैं एक को 3 से और एक को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो आप मुझे बताइए इनको सेम कब करूंगा? जब 6 बना के कर सकता हूं सेम? आप बताइए। फिलहाल इनकम टैक्स का जो रेशो है वो 3:2 है, लेकिन कॉन्सेप्ट तभी यूज होगा जब इनकम टैक्स सेम होगा। तो मैं इनकम टैक्स को सेम करूंगा, सेम करने के लिए मैं इसकी गुणा 2 से करूंगा और इसकी गुणा 3 से करूंगा। अच्छा मैं आपसे पूछूं दोस्त, इनकम टैक्स किन चीजों पे डिपेंड करता है? आप बोलोगे साहब एक तो टोटल इनकम पे और एक टैक्स परसेंट। टोटल इनकम तो मुझे पता नहीं है, लेकिन टैक्स परसेंट पता है। पहले 15% था मामला और अब 18%। तो मुझे एक बात बताइए दोस्त, जब मैंने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करी तो मुझे इसे भी 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और जब मैंने यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करा तो मुझे इसे भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। भाई दोनों साइड करना पड़ेगा यदि चेंज करना है तो। भाई किसी इक्वेशन में यदि मैं एक तरफ 2 से गुणा करता हूँ तो दूसरी तरफ भी करना पड़ेगा। तो आप मुझे एक बात बताइए, मैंने इधर 2 से गुणा किया तो इधर भी मैंने 2 से गुणा कर दिया। तो आप मुझे एक बात बताइए दोस्त, अब ये हो जाएगा 30% और ये हो जाएगा दोस्त 54%, और टोटल इनकम मुझे निकालनी है। अब आप मुझे एक बात बताइए दोस्त, दोनों ही केसों में मैंने इनकम टैक्स को सेम कर दिया। अब मैं ये कॉन्सेप्ट यूज कर सकता हूं। आप मुझे एक बात बताइए, 6 से यदि काटता हूं, 6×5 = 30, 6×9 = 54। आप मुझे बताइए दोस्त, टैक्स परसेंट की जो रेट है वो 5 से 9 हो रही है, तो टोटल इनकम दोस्त 9 से 5 हुई होगी। अब आप मुझे एक बात बताइए दोस्त, कमी कितने की आई है? 4 की आई है, और सवाल में ये 4 यूनिट 3,000 के बराबर है। आपसे पूछा है उसकी प्रारंभिक आय बताइए, तो आप मुझे बताइए दोस्त 1 यूनिट किसके बराबर होगी? 750 के बराबर।
प्रारंभिक इनकम है दोस्त ये 9 यूनिट, तो 750 की गुणा यदि मैं 9 से करता हूँ, 9 पंजा 45, 63 और 4 67, तो उस व्यक्ति की जो प्रारंभिक आय आएगी दोस्त वो 6750 रुपए आएगी। तो आपने देखा कि इस कॉन्सेप्ट का यूज अपन तब भी कर सकते हैं जब इनकम टैक्स अलग अलग हो। यदि अलग अलग दे रखा है तो मैंने उसको सेम बनाकर इस कॉन्सेप्ट का यूज कर लिया, लेकिन यूज तभी होगा जब कोई ना कोई चीज फिक्स होगी और वो दो चीजों का मल्टीप्लाई होगी। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस सवाल को बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। तो मैंने इस कॉन्सेप्ट का काफी जगह आपको यूज करना बताया, मिश्रण वाले सवालों में, टैक्स वाले सवालों में, आगे भी इसका यूज बहुत काफी होगा इस परसेंटेज वाले चैप्टर में। तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि एक चीज जिस रेशो में चेंज होगी दूसरी उसके इनवर्स रेशो में चेंज हो जाएगी। तो चलिए दोस्त, अगला सवाल लेते हैं। तो चलिए दोस्त, अपन अगला सवाल डिस्कस करते हैं। थोड़ा टी टाइम मैंने, ये समझ लीजिए, चाय पी ली थी 3-4 मिनट, उसमें टाइम खराब कर दिया। तो चलिए दोस्त, अपन अगला सवाल डिस्कस करते हैं। जब तक क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने आ चुका है और अब अपन इनकम से रिलेटेड कुछ सवाल करते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज मैंने आपको अब तक बताया, तो चलिए अब कुछ अलग हटके सवाल करते हैं अपन, आप देखना। तो देखिए दोस्त, एक सवाल आपकी स्क्रीन पर आया हुआ है। ए बी सी की टोटल आय 72,000 रुपए है। ये टोटल मिला के 72,000 रुपए कमाते हैं। ए बी सी का खर्चा जो दे रखा है वो 80%, 85% और 75% है। आप समझना, ये तीनों आदमी मिलके
72,000 रुपये कमाते हैं और इनका जो खर्चा है, आप मुझे बताइए, मैं बचत की बात कर लेता हूँ। ये आदमी 80% खर्च करता है तो बचत करेगा 20% की। ये आदमी 85% खर्चा करता है तो बचत करेगा 15%। और ये आदमी 75% खर्च कर रहा है तो बचत करेगा दोस्त 25%। और दोस्त इनकी बचत का जो रेशो है, ये जो बचत का जो रेशो है, वो सवाल में 8:9:20 दे रखा है। तो दोस्त आपसे सवाल में एक ही इनकम आपसे पूछिए। अच्छा, मुझे एक बात बताइए दोस्त, किसी भी व्यक्ति की जो आय होती है वो 100% होती है। यदि मैं तीनों की आय का रेशो निकाल लेता हूं, यदि मैं तीनों की आय का रेशो निकाल लेता हूं तो सवाल मेरे लिए आसान होगा। देखिए दोस्त, जब भी दो चीजों का योग या तीन चीजों का योग दे दे, सबसे बेस्ट तरीका है उन तीनों में रेशो निकाल लीजिए। आपको तीनों की टोटल आय दे रखी है तो मैं तीनों की आय में रेशो निकाल लेता हूं। आप मुझे बताइए, एक ही आय का 20% 8 के बराबर है। आप मुझे बताइए, बचत की तुलना बचत से कर रहे हैं, 20% 8 के बराबर है तो इनकम होती है 100%। 20 का 100% 5 गुना किया है, 20 पंजा 100, तो 8 पंजा 40, इसकी आय 40 होगी। मैंने क्या किया, 20% की वैल्यू 8 है तो 100% की वैल्यू 40 होगी। 15% की वैल्यू 9 है, मैं लिखूंगा 15% की वैल्यू 9 है तो 100% की कितनी होगी, 3 से 3 बार ये 5 बार, 5 से ये कटेगा 20 बार, तो 20 3 60 होगी। बी की इनकम आएगी 60। आप मुझे बताइए, 25% की वैल्यू 20 है तो 100% की वैल्यू 80 होगी। तो यहां से यदि मैं इनकम का रेशो निकालता हूं दोस्त, तो 2:3:4 आए। अब आप देख रहे हो टोटल इनकम 9 है, जिसकी वैल्यू सवाल में 72,000 है। एक यूनिट में 8,000 रुपए आएंगे। अब दोस्त आपसे सवाल में पूछा क्या है, आपसे एक ही इनकम पूछी है तो आप मुझे बताइए, एक ही इनकम दोस्त 16,000 आएगी। बस पेपर में आपको इतना सा लिखना होता है और सवाल में कुछ भी नहीं है। तो उम्मीद करता हूं कि आप इस बात को समझ गए होंगे कि कैसे मैंने सवाल को किया। तो चलिए दोस्त, अपन अगले सवाल पर आते हैं। आप समझना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्त, ये आज की क्लास का सबसे बेहतरीन सवाल मान लीजिए इसको, आप समझना। और ये सवाल को करना इतना आसान नहीं है, और आप देखना कैलकुलेशन कम से कम इसमें कैसे हो सकती है। बाकी इसमें काफ़ी ज़्यादा इक्वेशन बनती है, 2 इक्वेशन बनेगी, उनको सॉल्व करना है। देखिए दोस्त, इस सवाल में क्या है, एक संख्या को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग का 80% दूसरे भाग के 60% से 3 ज़्यादा है। मैं एक काम करता हूँ, उस संख्या के दो पार्ट मान लेता हूं, ए और बी, और दोनों को जोड़ देता हूं तो वो संख्या आएगी। अब सवाल कह रहा है कि पहले भाग का जो 80% है वो दूसरे भाग के 60% से 3 ज्यादा है। मतलब पहले भाग के 80% में और दूसरे भाग के 60% में जो डिफरेंस है दोस्त, वो 3 का है। दूसरी बात आपसे क्या दे रखी है, दूसरे भाग का 80% पहले भाग के 90% से 6 ज्यादा है। दूसरे भाग का 80% पहले भाग के 90% से 6 ज्यादा है। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 6 है। आपसे दोस्त वो संख्या पूछी है, ये संख्या पूछी। तो आप मुझे एक बात बताइए दोस्त, संख्या को निकालने के लिए मुझे ए और बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और दो वेरिएबल हैं और दो ही अपने पास इक्वेशन है। अब सॉल्व कैसे करना है ये देखना। अच्छा, मुझे एक बात बताइए दोस्त, यदि मैं इसको 3 से या 2 से काट देता हूं सबको, तो ये कटेगा दोस्त 40 बार, ये कटेगा 45 बार, और ये कटेगा दोस्त 3 बार। तो ये भी 3 की वैल्यू है और ये भी 3 की वैल्यू है। मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं ए और बी में रेशो निकालना चाह रहा हूं। मुझे बताओ, ये दोनों 3 की वैल्यू है, दोनों को बराबर कर देता हूं। ए का 80%, बी का 60%, बराबर बी का 40%, ए का 45%। ए को एक साइड लाते हैं तो आप मुझे एक बात बताइए, कितना होगा, ए का 125% बराबर होगा दोस्त बी के 100% के। तो यदि मैं यहाँ से ए और बी का रेशो निकालता हूं दोस्त, तो ये 4/5 आएगा। यही चीज मैं निकालना चाह रहा था कि ए और बी का रेशो कितना आएगा दोस्त, 4/5। अब किसी भी इक्वेशन को लेकर आप सवाल को सॉल्व कर सकते हो। आप बताइए, पहले भाग का 80%, 4 का यदि मैं 80% निकालता हूं तो 3.2 आएगा।
दूसरे भाग का 60%, 5 का यदि मैं 60% निकालता हूं तो 3 आएगा, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 3 है। आप बताइए दोस्त, ये यूनिट है, ये दोनों तो यूनिट है, और इनका डिफरेंस जो है वो सवाल में 3 है। मैं ये बोल सकता हूं कि 0.2 यूनिट की वैल्यू 3 है। तो आप मुझे एक बात बताइए दोस्त, 1 यूनिट की जो वैल्यू आएगी वो 15 आएगी। टोटल संख्या है 5 और 4 9 यूनिट। आप मुझे बताइए दोस्त, 9 यूनिट की वैल्यू 15 नम्मा 135 आएगी। बहुत ही करारा सवाल, बहुत ही खूबसूरत सवाल, जितनी इसकी तारीफ की जाए उतनी कम है। 135 मेरा आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्त, आप इस बेहतरीन सवाल को एक बेहतर अंदाज से मैंने आपको समझाया। आप एक बार फिर से इस सवाल को देखिए, वीडियो को रिपीट करके। तो चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने आ चुका है दोस्त। आप समझना इस सवाल को क्या कह रहा है। एक शहर की जनसंख्या में से 45% आदमी और 25% औरतें शादीशुदा हैं। मैरिड जो लोगों का परसेंटेज है वो दे रखा है, 45% तो आदमी और 25% महिलाएं उस गांव में मैरिड हैं। यह मानते हुए कि किसी भी आदमी और औरत ने एक से ज्यादा शादी नहीं की है। आजकल तो भैया एक ही नहीं होती है, एक से ज्यादा कैसे होंगी। तो आपको इस सवाल में ये दे रखा है कि न तो एक आदमी ने एक से ज्यादा शादी की है, न ही एक औरत ने एक से ज्यादा शादी की है। इसका मतलब जितने आदमी मैरिड हैं उतनी महिलाएं मैरिड है, उनकी संख्या आपस में बराबर बराबर है। यदि उस गांव में 45 आदमियों की शादी हो चुकी है तो 45 महिलाओं की उनके साथ शादी है, जो जोड़ा है वो सेम है। आपसे पूछ रहा है जनसंख्या में कुल कितने प्रतिशत लोग शादीशुदा हैं। ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी का सवाल है दोस्त, आप समझना। आप मुझे बताइए इस सवाल में फिक्स क्या चीज है। आप बोलोगे साहब जितने पुरुष विवाहित हैं उतनी महिलाएं विवाहित हैं। देखिए दोस्त, इस सवाल को कैसे करेंगे। जितने मेल विवाहित हैं, मैरिड मेल हैं, और उतनी ही मैरिड फीमेल हैं। मैं इस बात को बोल सकता हूं इस सवाल से, क्योंकि किसी की भी एक से ज्यादा शादी नहीं हुई है। अब आप मुझे बताइए मैरिड मेल कैसे निकालते हैं। आप बोलोगे टोटल जनसंख्या इनटू मेल का परसेंट, और ये आएगा टोटल जनसंख्या इनटू फीमेल का परसेंट। अब आप मुझे एक बात बताइए, टोटल जनसंख्या में से मेल है 45%, टोटल जितनी मेल की जनसंख्या है उसमें से 45%, और टोटल जितनी फीमेल की जनसंख्या है उसमें से 25% महिलाएं विवाहित हैं। तो आप मुझे एक बात बताइए, टोटल मेल और टोटल फीमेल की संख्या का यहाँ से जो रेशो आएगा वो 5-9 आएगा। ऐसे समझ लो उस गांव में 5 आदमी रहते हैं, 9 महिलाएं रहती हैं। अब आपसे क्या कह रहा है कि टोटल कितने परसेंट लोग शादीशुदा हैं। आप मुझे एक बात बताइए, पुरुष कितने शादीशुदा हैं, 45%। 5 में से 45%, 5 का 45% 2.25 आएगा। हालांकि 2.25 होता नहीं है, 0.25 आदमी कैसे होगा, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब आपको 9 का 25% निकालने की जरूरत नहीं है, इसी का ही डबल कर दो, क्योंकि जितने पुरुष शादीशुदा हैं उतनी महिलाएं शादीशुदा हैं। तो टोटल 4.5 इतनी जनसंख्या शादीशुदा है। अब इसका परसेंट पूछ रहा है, परसेंट मैरिड पीपल कितने हैं। तो 4.5 लोगों की शादी है, हो चुकी है। टोटल कितने में से, 13 में से, सॉरी 9 और 5 14 में से। परसेंट के लिए मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो पॉइंट से एक जीरो कट जाएगी, और 2 से काटता हूँ ये 7 बार, ये 5 बार। 225/7, 7 या 21, 7 दूना 14, 32 सही 1/7% जनसंख्या विवाहित है। तो उम्मीद करता हूं ए ऑप्शन इसका आंसर आना चाहिए था। 31 की जगह ये 32 है दोस्त, करेक्ट कर लेना। तो उम्मीद करता हूं कि आप इस सवाल को समझे होंगे, बहुत ही बेहतरीन लेवल का सवाल है दोस्त। ये 3 लाइनें, ये 2 लाइनें आपको मैंने समझाने के लिए लिखी है, जिससे बेसिक बच्चा भी इस बात को समझ जाए। बाकी आपको पेपर में यहाँ से रेशो निकाल के बस इतनी सी कैलकुलेशन आपको करनी है। तो चलिए दोस्त, इसी बात के साथ आज अपन अगला एक सवाल चलो और कर लेते हैं। चलिए दोस्त, आज की क्लास में स्लाइड यहीं तक थी, तो आज की क्लास को अपन यहीं पे एंड करते हैं। तो आज मैंने आपको एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट बताया कि जब भी कोई चीज़ फिक्स होती है और वो दो चीज़ों के मल्टीप्लाई पे डिपेंड करती है,
तो एक चीज जिस रेशो में बढ़ती है दूसरी उसके रिवर्स रेशो में घटती है। उसके ऊपर मैंने आपको सवाल करवाए और कुछ सवाल मैंने आपको डिफरेंट लेवल के करवाए। तो उम्मीद करता हूं कि आप सारे सवालों को समझ गए होंगे। एक बार आप इन सारे सवालों की खुद से प्रैक्टिस कीजिए, लगातार वीडियो देखिए। आप जिन भी लोगों ने कोर्स ऐप परचेज नहीं किया है, देखिए दोस्त, मैं आपको एक बार ये सजेशन जरूर देना चाहूंगा, आप इस कोर्स को परचेज कर लीजिए। 500-600 रुपए आप वैसे भी खर्चा कर देते हो। 500-600 रुपए में आपको कंप्लीट अर्थमेटिक और इतने में ही आपको कंप्लीट एडवांस मैथ पढ़ने को मिल रही है। तो इससे ज्यादा अच्छा ऑफर आपको कभी नहीं मिलेगा। और इसका यूज कीजिए और रेगुलर पढ़िए। धन्यवाद।